जय हिंद दोस्तों, डीपी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड स्पेशल बैच में आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी फर्स्ट पार्ट हो चुका था। आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे और इसमें देखेंगे उत्तराखंड के वन्यजीव के बारे में, जनजातियों के बारे में, यहाँ के उद्योगों के बारे में। ठीक है, तो हमारे साथ आप लोग बने रहिए लास्ट तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड में वन्यजीव। उत्तराखंड अपनी अनूठी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भौगोलिक और जलवायु विविधता के कारण हिमालय से लेकर तराई के मैदानों तक फैले विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। राज्य में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान, 7 वन्यजीव अभ्यारण्य, 4 संरक्षण रिजर्व और 1 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल है। ठीक है, उत्तराखंड पौधों और जानवरों की दुर्लभ प्रजातियों का घर है, जिनमें से कई अभ्यारण्यों और भंडारों द्वारा संरक्षित है। उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यानों में नैनीताल जिले के रामनगर में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, और चमोली जिले में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान शामिल है, जो एक साथ यूनेस्को में शामिल विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, घाटी में कई पौधों की प्रजातियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खतरे में हैं। हरिद्वार तथा देहरादून जिले में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और उत्तरकाशी जिले में स्थित गोविंद पशु विहार वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान राज्य के कुछ अन्य संरक्षित क्षेत्र हैं। राज्य में 102 स्तनधारी, 600 पक्षी, 19 उभयचर, 70 सरीसृप और 124 प्रजातियां मछली की पाई जाती हैं। इन उपयुक्त प्रजातियों में विश्व स्तर पर लुप्तप्राय प्रजातियां, जिनमें से बाघ, एशियाई हाथी, गुलदार, कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, मोनाल आदि शामिल है। देश में वन्यजीवों के संरक्षण की सर्वोत्तम संस्था राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में पारित किया गया है। ठीक है, वन तथा वन्य प्राणी विषय समवर्ती सूची में वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए हैं। उत्तराखंड में बाघ, तेंदुआ, जंगली सुअर, हाथी, रीछ, कस्तूरी मृग, चीतल, सांभर, गीदड़, लोमड़ी आदि जीव जंतु पाए जाते हैं। अब देखते हैं नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व देश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड के 3 जिलों में फैला है, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर, 3 जिलों में। ठीक है, 6407.03 वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र के साथ NDVR को 2 अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, अर्थात कोर जोन और बाहरी जोन। जो बाहरी बफर जोन है उसको अलग अलग। नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क नाम से 2 कोर जोन है। दोनों राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। इन धरोहर स्थलों से होकर अलकनंदा नदी और उसकी सहायक नदियाँ तथा ऋषि गंगा, धौली गंगा, पुष्पावती और खीरो गंगा प्रवाहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट उत्तराखंड राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव विहार को देखते हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, गोविंद पशु विहार है। चमोली और रुद्रप्रयाग में केदारनाथ वन्यजीव विहार है और चमोली में बेसिकली नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, पिथौरागढ़ में अस्कोट वन्यजीव विहार, अल्मोड़ा में बिनसर वन्यजीव विहार, चंपावत और नैनीताल में नंदौर वन्यजीव विहार, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून और हरिद्वार में तीनों में मिलाकर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है। हरिद्वार में झिलमिल झील संरक्षण रिजर्व क्षेत्र है। देहरादून में मसूरी वन्यजीव विहार है। ठीक है, विस्तार से देखते हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में सबसे बड़ा 2390.02 वर्ग किलोमीटर में फैला संरक्षित क्षेत्र उत्तरकाशी जिले में भागीरथी नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है। गंगा नदी का उद्गम स्रोत गोमुख ग्लेशियर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। इसकी उत्तर पूर्वी सीमा भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है। यह पश्चिम में गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और दक्षिण में केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ साथ वन्यजीव संरक्षण के लिए एक सतत परिदृश्य बनाता है। नेक्स्ट गोविंद राष्ट्रीय उद्यान।
गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद पशु विहार वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित हिमालयी उच्चभूमि के भाग हैं। इसका क्षेत्रफल लगभग 958 वर्ग किलोमीटर है। ऊपरी टोस घाटी के एक भाग के रूप में वर्ष 1955 में अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था, जबकि गोविंद राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1991 में अधिसूचित किया गया था। इस क्षेत्र में रूपीन और सुपीन घाटियाँ स्थित हैं, जो यमुना नदी की सहायक नदी टोंस नदी का महत्वपूर्ण जलग्रहण क्षेत्र है। जुलाई अगस्त के दौरान कम ऊंचाई पर 1500 मिलीमीटर की औसत वर्षा के साथ इस क्षेत्र में सर्दियों के 3 से 4 महीनों के दौरान अत्यधिक ठंड और बर्फ़ का अनुभव होता है। नेक्स्ट है केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य। केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य 30°25 से लेकर 30°40 नॉर्थ और 78°55 से लेकर 79°22 ईस्ट उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में स्थित है और राज्य में सबसे बड़े संरक्षित क्षेत्र में एक है। इस अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी, जिसका कुल क्षेत्रफल 975.20 वर्ग किलोमीटर है। अभ्यारण्य अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में स्थित है। ठीक है। अभ्यारण्य उत्तर में केदारनाथ 6,940 मीटर, मंदानी 6,193 मीटर और चौखंबा 7,138 मीटर चोटियों से घिरा हुआ है। मानसून की बात करें तो मानसून जून से सितंबर के दौरान इस क्षेत्र में लगभग 3,000 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। यह क्षेत्र पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में पैलियोकार्टिक क्षेत्र में आता है। ठीक है। नेक्स्ट है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के 3 जिलों हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल में फैला हुआ है। इसका भौगोलिक क्षेत्र 820.42 वर्ग किलोमीटर है और यह शिवालिक की तलहटी और ऊपरी गंगा के मैदानों के आसपास 302 से लेकर 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गंगा नदी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को 2 भागों में विभाजित करती है, जिसमें चिल्ला रेंज पूर्व में और बाकी नदी के पश्चिम में स्थित है। सी राजगोपालाचारी राजाजी के नाम पर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को 1983 में 3 वन्यजीव अभ्यारण्यों राजाजी, चिल्ला और मोतीचूर को मिलाकर अधिसूचित किया गया था। शिवालिक परिदृश्य में अपने रणनीति स्थान पर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को उनके प्राकृतिक आवास में एशियाई हाथियों की व्यवहार्य आबादी को बनाए रखने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट हाथी के लिए एक आरक्षित क्षेत्र शिवालिक हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया गया। अप्रैल 2015 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित करने के लिए अंतिम स्वीकृति प्रदान की। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं झिलमिल झील संरक्षण रिजर्व। झिलमिल झील संरक्षण उत्तराखंड में हरिद्वार जिले के चिड़ियापुर वन रेंज में गंगा नदी के बाएं किनारे पर 37.83 वर्ग किलोमीटर के कुछ क्षेत्रफल में विस्तृत एक आर्द्रभूमि है। इसे 14 अगस्त 2005 को संरक्षण रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। केंद्रीय दलदल क्षेत्र नदी चैनलों के स्थानांतरण के कारण समय साथ बनने वाले कई मौसमी और 12मासी दलदलों से घिरी एक ऑक्सबो झील का प्रतिनिधित्व करता है। क्षेत्र का तराई प्रदेश और छोटे और लंबे घास के मैदानों, उष्णकटिबंधीय मिश्रित नम पर्णपाती और वनों और द्वितीय झाड़ी का प्रदेश प्रस्तुत करता है। ठीक है। नेक्स्ट है बाघ रिजर्व। उत्तराखंड में बाघों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत अप्रैल 1973 में प्रथम बाघ रिजर्व की स्थापना की गई थी। कब? अप्रैल 1973 में प्रथम जो है बाघ रिजर्व की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है उत्तराखंड बाघ रिजर्व क्षेत्र शिवालिक पहाड़ियों एवं गंगा के मैदानी भू परिदृश्य के अंतर्गत आता है। बाघ गणना 2018 के अनुसार उत्तराखंड में 442 बाघ हैं। ठीक है। उत्तराखंड में 2 बाघ रिजर्व क्षेत्र हैं, कार्बेट बाघ रिजर्व एवं राजाजी बाघ रिजर्व। कार्बेट बाघ रिजर्व कुल 1288.31 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इनमें से कोर क्षेत्र के अंतर्गत 821.99 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, जबकि बफर क्षेत्र के अंतर्गत 666.32 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। राजाजी बाघ रिजर्व कुल
1075.17 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्र पर विस्तृत है। इनमें से कोर क्षेत्र के अंतर्गत 819.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, जबकि बफर क्षेत्र के अंतर्गत 255.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। कॉर्बेट बाघ रिजर्व कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क के 520.82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, बफर क्षेत्र जो है इसका 466.32 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्र एवं सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य के 301.17 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। राजाजी बाघ रिजर्व राजाजी राष्ट्रीय पार्क में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हाथी रिजर्व। उत्तराखंड में हाथियों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट एलिफेंट वर्ष था 1992 में चलाया गया था। उत्तराखंड में शिवालिक हाथी रिजर्व स्थित है। 28 अक्टूबर 2002 को शिवालिक हाथी रिजर्व स्थापित किए जाने की अधिसूचना जारी की गई। वर्ष 2012 के हाथी गणना के अनुसार उत्तराखंड में लगभग 1346 हाथी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान। इनके नाम देखेंगे और स्थापित होने का वर्ष देखेंगे और इसकी स्थिति देखेंगे कि कहाँ पर हैं। ठीक है, पहला देखते हैं कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका जो स्थापित होने का वर्ष है 1936, 520.82 वर्ग किलोमीटर में फैला है। पौड़ी, गढ़वाल, अल्मोड़ा और नैनीताल में स्थित है। ठीक है, दूसरा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। 1982 में यह स्थापित हुआ था। 624.60 चमोली में स्थित है। ठीक है, तीसरा है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये 1982 में स्थापित हुआ था। 87.50 जो वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ये भी है। ठीक है, चौथा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। 1983 में स्थापित हुआ था। 820.42 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, गढ़वाल में स्थित है। ठीक है, पांचवा है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। 1989 में स्थापित हुआ था। ये 2390.02 जो इसका वर्ग किलोमीटर में है। और जिले की बात करें तो उत्तरकाशी में है। ठीक है, छठा है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। 1990 में स्थापित हुआ था। ये 472.08 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, ये भी उत्तरकाशी में है। ठीक है, वन्यजीव विहार की बात करें तो मसूरी वन्यजीव विहार ये जो स्थापित हुआ था 1993 में 10.82 वर्ग किलोमीटर में है। और इसकी स्थिति की बात करें तो ये देहरादून में है। दूसरा है केदारनाथ वन्यजीव विहार। 1972 में स्थापित हुआ था। 975.20 वर्ग किलोमीटर में है। इसका जिला चमोली और रुद्रप्रयाग है। ठीक है, तीसरा है गोविंद पशु वन्यजीव विहार। 1955 में स्थापित हुआ था। 485.89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसका जिला भी है उत्तरकाशी। ठीक है, चौथा है अस्कोट वन्यजीव विहार। इसका जो स्थापना हुआ था 1986 में हुआ था। क्षेत्रफल की बात करें तो 599.93। अगर जिले की बात की जाए तो पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, पांचवा है सोना नदी वन्यजीव विहार। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। 301.18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और इसका जिला है नैनीताल। छठा है बिनसर वन्यजीव विहार। 1988 में इसको स्थापित किया गया था। 47.07 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसका जो जिला है वो अल्मोड़ा है। ठीक है, सातवां है नंदौर वन्यजीव विहार। 2012 में इसके स्थापित किया गया था। ये 269.95 वर्ग किलोमीटर में फैला है। नैनीताल और चंपावत में ये है। ठीक है, नेक्स्ट है कंजर्वेशन रिजर्व। पहला है चकराता वन प्रभाग। इसका जो संरक्षित क्षेत्र है आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व 4.44 वर्ग किलोमीटर में फैला है। दूसरा है हरिद्वार वन प्रभाग। झिलमिल झील कंजर्वेशन रिजर्व 37.84 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, रामनगर वन प्रभाग। पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व 58.25 वर्ग किलोमीटर में फैला है। नेक्स्ट है नैनीताल वन प्रभाग। नैना देवी हिमालय बोर्डवर्ड कंजर्वेशन रिजर्व 111.92 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, अगर हम कृषि की बात करें उत्तराखंड कृषि जलवायुगत पारिस्थितिकी के क्षेत्र दृष्टिकोण से निर्धारित जोन जो 9 है तथा जोन नंबर 14 के अंतर्गत है। ठीक है, जनपद ऊधम सिंह नगर हरिद्वार के पूर्ण भाग एक जनपद नैनीताल तथा देहरादून के आंशिक भाग मैदानी तथा तराई भावर क्षेत्र हैं। इनके अतिरिक्त राज्य का शेष अंश पर्वतीय क्षेत्र है।
प्रदेश समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से हिमछादित उत्तुंग पर्वतमालाओं तथा विस्तृत है। इस कारण केवल समुद्र तटीय जलवायु एवं मरुस्थलीय जलवायु के स्थानों को छोड़कर शेष सभी प्रकार की जलवायुगत विविधता प्रदेश में विद्यमान है। इसके फलस्वरूप प्रदेश भिन्न भिन्न कृषि पारिस्थितिकी दशाओं के सापेक्ष प्रभुत्व कृषि विविधता से भरपूर है। प्रदेश को कृषि जलवायु दृष्टि से समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर निम्न प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है। अच्छा, देखते हैं कौन कौन सी फसल कहाँ कहाँ पाई जा रही है। यहाँ पे तराई एवं भाबर क्षेत्र में 1000 मीटर तक की ऊंचाई पर चावल, गेहूँ, गन्ना, मक्का, आम, लीची, दालें, तिलहन, सोयाबीन आदि पाए जाते हैं। निम्न हिमालयी क्षेत्र 1000 से लेकर 1500 मीटर की ऊंचाई पर चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दालें, समशीतोष्ण फल, फूल एवं सब्जियां आदि पाई जाती हैं। ठीक है। मध्य हिमालयी क्षेत्र जो 1500 से लेकर 2400 मीटर तक है ऊंचाई पर, यहाँ पर रामदाना, कुट्टू, राजमा, आलू, जौ, मसाले तथा सगंध पादप शीत जलवायु के फल, फूल एवं सब्जियां आदि। उच्च हिमालयी अल्पाइन क्षेत्र 2400 से अधिक, औषधि एवं सुगंध पादप, आलू, चारागाह, शुष्क फल आदि। ठीक है। बस इसको यहीं तक देखना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना इसमें। नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड में खनिज संसाधन। ठीक है, इसको देखते हैं। महत्वपूर्ण खनिज। उत्तराखंड में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज इस प्रकार हैं, जैसे चूना पत्थर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैग्नीसाइट, सोपस्टोन, फास्फोराइट, वेस्ट मेटल्स, वेराइट्स, सिलिका सैंड्स, ग्रेफाइट, स्लेट, संगमरमर, मार्बल्स, जिप्सम आदि। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार उत्तराखंड के अल्मोड़ा, देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़ और टिहरी गढ़वाल जिलों में उच्च कोटि के लाइमस्टोन पाए जाते हैं। मैग्नेसाइट एवं एस्टेटाइट अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली एवं पिथौरागढ़ जिले में पाए जाते हैं। टंगस्टन की उपलब्धता अल्मोड़ा जिले में है। ठीक है। अन्य खनिज जो है एस्बेस्ट चमोली जिलों में पाया जाता है। बैराइट एवं संगमरमर देहरादून जिलों में पाया जाता है। तांबा अल्मोड़ा में पाया जाता है। देहरादून एवं पिथौरागढ़ जिलों में भी पाया जाता है। ठीक है। डोलोमाइट देहरादून में, नैनीताल एवं टिहरी गढ़वाल जिले में भी पाया जाता है। ग्रेफाइट अल्मोड़ा जिलों में पाया जाता है। जिप्सम देहरादून, पौड़ी गढ़वाल एवं टिहरी गढ़वाल जिलों में भी पाया जाता है। सीसा, जिंक, चांदी ये तीनों जो है देहरादून एवं पिथौरागढ़ जिलों में भी पाया जाता है। रॉक फास्फेट जो है देहरादून और टिहरी गढ़वाल जिले में पाया जाता है। ठीक है। रुद्रप्रयाग जिले में कुंड बांसु क्षेत्र में वेस्ट मेटल की प्राप्ति होती है। ठीक है। थोड़ा हम चार्ट को देखते हैं। राज्य में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज, जैसे लाइमस्टोन जो है देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़ में पाया जाता है। डोलोमाइट देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़ में पाया जाता है। मैग्नेसाइट बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ में पाया जाता है। सोपस्टोन अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ में पाया जाता है। फास्फोराइट देहरादून, टिहरी गढ़वाल में पाया जाता है। बेस मेटल्स जो अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़ में पाया जाता है। ठीक है। सातवां है बैराइट्स, ये देहरादून में पाया जाता है। सिलिका सैंड्स उत्तरकाशी और देहरादून में पाया जाता है। ग्रेफाइट ये जो है अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल यहाँ पाया जाता है। 10वां है स्लेट्स, उत्तरकाशी, नैनीताल, पिथौरागढ़ में पाया जाता है। ठीक है। 11वां है मार्बल्स, देहरादून में पाया जाता है। नदी तल उपखनिज जो हैं, जो नदियों के नीचे रहते हैं, राज्य के सभी नदियों के तलों के नीचे रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड में जनजातियाँ। अनुसूचित जनजातियों का संक्षिप्त विवरण यहाँ देखते हैं। उत्तराखंड में निवासरत भोटिया, थारू, जौनासारी, बुक्सा एवं राजी को वर्ष 1967 में अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था। उक्त 5 जनजातियों में बुक्सा एवं राजी आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से अन्य जनजातियों की अपेक्षा काफ़ी निर्धन एवं पिछड़ी होने के कारण आदिम जनजातियाँ समूह की श्रेणी में रखी गई। ठीक है। बुक्सा जनजाति मुख्यतः देहरादून जनपद के बहादराबाद, लालठोक परिक्षेत्र में, ऊधम सिंह नगर जनपद के बाजपुर, गदरपुर, काशीपुर में, नैनीताल जनपद के रामनगर में निवास करती हैं। ठीक है। राजाजी जनजाति पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला, कानाछी छीना, डीडी हाथ एवं चंपावत जनपद में निवास करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि जनजातियाँ किस
जो ज़िले में वहाँ कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, उत्तरकाशी में द्वितीय सर्वाधिक जनजाति वाला जनपद है। ठीक है, सर्वाधिक जौनासारी जनजाति का निवास स्थल और भोटिया एवं बुक्सा जनजाति का निवास स्थल है। ठीक है, सॉरी ये जो है देहरादून में है, और उत्तरकाशी में जो है भोटिया जनजाति का निवास स्थल है। ठीक है, रुद्रप्रयाग और चमोली में भी भोटिया जनजाति का निवास स्थल है। पिथौरागढ़ में सर्वाधिक भोटिया जनजाति का निवास स्थल है। सर्वाधिक राजी जनजाति का निवास स्थल है। तृतीय सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद है कौन? पिथौरागढ़। बागेश्वर और अल्मोड़ा को में जो है भोटिया जनजाति का निवास स्थल है। ठीक है, चंपावत में जो है राजी एवं भोटिया जनजाति का निवास स्थल है। ऊधम सिंह नगर में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद है कौन? ऊधम सिंह नगर। सर्वाधिक थारू जनजाति एकमात्र जनपद है जहाँ सबसे ज़्यादा थारू जनजाति रहती है। ऊधम सिंह नगर में बुक्सा जनजाति का निवास स्थल है। ठीक है, नैनीताल में भोटिया एवं बुक्सा जनजाति का निवास स्थल है। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार में बुक्सा जनजातियों का निवास स्थल है। ठीक है, टिहरी गढ़वाल में जो है जौनासारी जनजातियों का निवास स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भोटिया जनजाति। भोटिया शब्द की उत्पत्ति भोट अथवा भोट शब्द से हुई है। उत्तराखंड में चीन, तिब्बत अथवा नेपाल की सीमा से सटे पर्वतीय क्षेत्र भोट या भोट नाम से विख्यात है। भोटिया जनजाति के लोग समुद्र तल से 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर विशाल हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के मध्य गहरी एवं सकरी घाटियों में निवास करते हैं। भोटिया जनजाति के मुख्य संकेंद्रण स्थल पिथौरागढ़ एवं चमोली जिला है। ठीक है, भोटिया जनजाति के ग्रीष्मकालीन अधिवासियों को मैत तथा शीतकालीन अधिवासियों को गुंडा या मुंसा कहा जाता है। भोटिया जनजाति मंगोलियन एवं तिब्बती प्रजातियों का मिश्रण है। छोटा कद, गोल चेहरा, बड़ा सिर, चपटी नाक, छोटी आंखें, गोरा रंग इनकी शारीरिक जो है वो विशेषताएं हैं। ठीक है, आपने वेशभूषा देख ही लिया है। नेक्स्ट चलते हैं थारू जनजाति। यह सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है थारू उत्तराखंड का। थारू जनजाति उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के सितारगंज, खटीमा आदि क्षेत्रों में निवास करती हैं। ठीक है, विद्वानों के अनुसार थारू का अर्थ मदिरापन करने वाले, चूँकि ये मदिरा का सेवन पानी की तरह करते हैं अतः थारू नाम दिया गया। कुछ विद्वानों के अनुसार थारू जाति के लोग राजपुताना के थार मरुस्थल से आकर यहाँ पर बसे, इसलिए इसे थारू जनजाति कहा जाता है। थारू जनजाति के लोग कद में छोटे और चौड़े मुंह वाले होते हैं। इस जनजाति की स्त्रियां पुरुषों से अधिक आकर्षक एवं सुंदर होती हैं। ठीक है, थारू पुरुषों का परंपरागत वस्त्र लंगोटी है। वर्तमान में ये घुटनों तक लंबी धोती, कमीज, जैकेट एवं टोपी पहनते हैं। ठीक है, थारू समाज जो है मातृसत्तात्मक है। इनमें संयुक्त परिवार प्रथा होती है। ये स्वयं को राजपूत मानते हैं। परिवार का वृद्ध व्यक्ति परिवार का मुखिया होता है, जो परिवार के अन्य सदस्यों को उनकी क्षमता के अनुसार कार्यों का आवंटन करता है। ठीक है, थारू जनजातियों में लठपखा भोज प्रचलित है। यदि कोई विवाहित लड़की जिसका गौना ना आया हो और उसका पति मर जाए तो लड़की का पिता उसे किसी के घर भेज देता है और बिरादरी को एक भोज देता है। इस प्रकार के विवाह को ही लठभका भोज कहते हैं। एक तरह से यह विधवा विवाह के प्रचलन में होने का प्रमाण है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, जो बजहर नामक त्यौहार है थारू जो जनजाति इसके द्वारा मनाया जाता है। इसके साथ साथ थारू जनजाति के लोग दीपावली पर जो है शोक मनाते हैं। थारू जो लोग हैं चूँकि हिंदू धर्म को मानते हैं, इस तरह ये हिंदुओं के सभी त्यौहार मनाते हैं। इनमें मकर संक्रांति, जन्माष्टमी, होली, दशहरा एवं बजहर जो मुख्य हैं। ठीक है, थारू लोग बजहर नामक त्यौहार ज्येष्ठ तथा वैशाख के दिनों में मनाते हैं। उस दिन गांव की समस्त स्त्रियां घरों के बाहर किसी पीपल अथवा बरगद के पेड़ के नीचे खाना बनाती हैं। वही भोजन प्रांत पूजा पाठ एवं नृत्य कार्यक्रम जो होता है, ठीक है, सभी लोग शामिल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जौनासारी जनजाति। उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समुदाय जौनासारी है। जौनासारी जनजाति सर्वाधिक देहरादून जिले के चकराता, कालसी की ऊंची पहाड़ियों पर निवास करती हैं। ये टिहरी, गढ़वाल जिलों में कुछ स्थानों पर निवास करती हैं। जौनासारी जनजाति की उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्र से संबंधित है। मंगोलों एवं डोमों का मिश्रित
रक्त इनमें बहता है। जौनासारी जनजाति को खसास, कारीगर और हरिजन खसास में बांटा जा सकता है। इस जनजाति के खसास वर्ग में ब्राह्मण व राजपूत, कारीगर वर्ग में लोहार, सुनार, बढ़ई, ओढ़ और हरिजन खसास वर्ग में डोम, कोड़, कोल्टा, कोली व मोची आदि सम्मिलित हैं। इस जनजाति के पुरुष सर्दी में ऊनी टोपी व पैजामा पहनते हैं जिसे सोतड़ू कहते हैं, तथा ऊनी टोपी सिकोली पहनते हैं। ठीक है। स्त्री शीतकाल में ऊनी कुर्ता, ऊनी घाघरा, खाटू एवं गर्मियों में सूती घाघरा, कुर्ती, कमीज जिन्हें जग्गा कहते हैं, ये पहनती हैं। ठीक है। उत्तराखंड की जौनासारी जनजातियों में बहुपत्नी एवं बहुपति प्रथा प्रचलित है। जौनसारी जनजाति की पारिवारिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक है। परिवार का मुखिया सबसे बड़ा पुरुष सदस्य होता है जो परिवार की संपत्ति की देखभाल करता है। ठीक है। इनमें संयुक्त परिवार की प्रथा है। जौनसारी जनजाति के लोग महासु नामक देवता की पूजा करते हैं जिसे महाशिव का रूप माना जाता है। ठीक है। जौनसारी जनजाति के लोग अपने को पांडवों का वंशज मानते हैं। ये 5 पांडवों को अपना प्रमुख देवता व कुंती को अपनी देवी मानकर उनकी पूजा करते हैं। ठीक है। जौनसारी जनजाति का प्रमुख तीर्थस्थल लाखा मंडल है। हनोल, थैना व कालसी में भी इनके अनेक मंदिर हैं। ठीक है। जौनसारी जनजाति के लोग मुख्य रूप से तलवार, फरसा, कटार एवं जमदंड का अस्त्र के रूप में प्रयोग करते हैं। जौनसारी जनजाति में सयाड़ा संस्था प्रचलित है जो एक प्रमुख राजनीतिक संस्थान है। नेक्स्ट है जौनसारी जनजाति की प्रमुख जो राजनीतिक संस्था वो खुमरी है। जौनसारी जनजाति में गांव के झगड़े निपटाने के लिए खत खुमरी नामक संस्था की व्यवस्था की गई। ठीक है। खुमरी में कोई भी व्यक्ति अपना मामला दर्ज करवा सकता है। इसका शुल्क लिया जाता है जिसे नालस कहते हैं। ठीक है। जौनासारी जनजाति के विभिन्न वर्गों के कृषकों में सबसे सुदृढ़ अर्थव्यवस्था खसास वर्ग के कृषक की होती है। ठीक है। नेक्स्ट है बुक्सा जनजाति। बुक्सा या बोक्सा जनजाति उत्तराखंड के हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल तथा देहरादून जिलों में पाई जाती है। ठीक है। देहरादून के बोक्साओं को मेहरी या मेहरा के नाम से पुकारा जाता है। इस जनजाति के लोगों का कद और आंखें छोटी होती हैं, चेहरा चौड़ा, पलकें भारी, नाक चपटी, जबड़े मोटे और निकले हुए तथा दाढ़ी एवं मूछें घनी होती हैं। स्त्रियों में गोल चेहरा, गेहुआ रंग तथा मंगोल नाक, वक्स दिखाई देती हैं। ठीक है। बुक्सा लोगों की मुख्य भोजन मछली एवं चावल है। ठीक है। बुक्सा जनजाति की परंपरा वेशभूषा में पुरुष धोती कुर्ता, सदरी तथा सिर पर पगड़ी धारण करते हैं। स्त्रियां लहंगा व चुनरी पहनती हैं, चांदी के आभूषण धारण करती हैं। विवाहित स्त्रियां माथे पर सिंदूर व गोल बिंदी धारण करती हैं। ठीक है। इनका जो परिवार है वो पितृसत्तात्मक है। ठीक है। इनके त्योहारों की बात करें तो इनके त्यौहार जो हैं होगड़, ठीक है, डाल्या, गोटरे, मोरे आदि हैं। ठीक है। बुक्सा जनजाति के प्रमुख आदिवासी राजनीतिक संगठन जो हैं बिरादरी पंचायत है। यह 4 स्तरों में विभाजित होती है जिसमें सर्वोच्च अधिकारी तख्त होता है। यह तख्त के अधीन दरोगा, मुंशी तथा सिपाही होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है राजी या बनरावत जनजाति। राजी जनजाति उत्तराखंड में पाई जाने वाली सबसे छोटी जनजाति है। राजी और बनरावत जनजाति के बनराउत, बनमानुष जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। राजी जनजाति उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले के धारचूला, कनाची, छीना, डीडीहाट विकास खंड के गांवों में तथा चंपावत के उत्तरी भाग में निवास करती है। ठीक है। इनकी बनावट की बात करें तो इन्हें राज किरातों का वंशज माना जाता है। इस जनजाति के लोगों का कद छोटा एवं मुँह चौड़ा होता है। इनके होंठ कुछ बाहर की ओर मुड़े होते हैं। बालों की जड़ें घुंघराली होती हैं। शरीर का रंग काला एवं कुछ पीला लिए होता है। ठीक है। राजी जनजाति की मातृभाषा मुंडा है। राजी जनजाति का जो इनके देवता हैं वो बागनाथ हैं। ठीक है। इन जनजाति का मकर संक्रांति एवं कारक कर्क संक्रांति 2 प्रमुख त्यौहार हैं। इन त्यौहारों में भोजन के उपरांत गांव भर में नृत्य एवं गान आदि होता है। ठीक है। इन जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि है। जो लोग झूमिंग प्रथा से कृषि करते हैं। इस प्रथा में जंगल के वृक्ष एवं झाड़ियों को काट कर सूखने के पश्चात आग लगाकर जला दिया जाता है और राख की खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। किंतु सरकार द्वारा जंगलों की कटाई पर रोक के पश्चात ये लोग सड़कों पर मजदूरी करने लगे हैं। ठीक है।
ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज यहीं तक करते हैं, ठीक है।